Assalamu alaikum. This is Shifa Salim with another video of diabetes mellitus series. Today we will be covering diagnosis and risk factors of diabetes mellitus. Okay. Before starting my video, I would like to introduce you Doctors Place Academy. This is an online platform that provides all the medical students and as well as professionals the comprehensive medical education, and there are a lot of courses that are being delivered by this platform, and the trainers over there, they are highly qualified and experienced, and the environment in the classes is very interactive. So let's start our video, that is about diagnosis and risk factors. So, first of all, we'll be talking about diagnosis. Before covering diagnosis, you should know these terms: fasting plasma glucose, random plasma glucose, HbA1c and OGTT. फास्टिंग प्लाज्मा ग्लूकोज होता है कि अगर आप 8 घंटों से, ठीक है, कोई कैलोरिक इनटेक नहीं कर रहे, कैलोरी कोई नहीं ले रहे, ठीक है, इट इज़ डिफाइंड एज नो कैलोरिक इनटेक फॉर एटलीस्ट 8 आवर्स, ठीक है। तो फिर उसके बाद जब आप अपना ब्लड में से ग्लूकोज चेक करवाते हो तो उसको कहते हैं फास्टिंग प्लाज्मा ग्लूकोज, ठीक है। रैंडम प्लाज्मा ग्लूकोज होता है कि इट इज़ डिफाइंड एज विदाउट रिगार्ड टू टाइम सिंस द लास्ट मील, कि आप टाइम का कोई लिहाज नहीं रखते। खाना कब जब भी खाया तो आराम से, जैसे सपोज करो कि मैंने अब अगर मैं जाऊँगी हॉस्पिटल तो अपना जाके जो है ना वो ये जान जाए जाए बगैर भी अगर हम घर में भी कर लें तो कभी भी विदाउट कंसिडरिंग द टाइम आप अपना ग्लूकोज प्लाज्मा ग्लूकोज चेक करो, तो दैट इज़ कॉल्ड एज रैंडम प्लाज्मा ग्लूकोज। एच पी ए वन सी, तो एच पी ए वन सी में इस तरह से होता है कि शुड बी परफॉर्म्ड इन अ लेबॉर्ट्री, और वो मेथड जो है वो अप्रूव होना उस मेथड से हम करते हैं, और वो मेथड जो है ना वो अप्रूव होता है बाय द नेशनल ग्लाइको हीमोग्लोबिन स्टैंडर्डाइजेशन प्रोग्राम। फिर उसको कोरिलेट किया जाता है वो डायबिटीज़ कंट्रोल एंड कॉम्प्लिकेशंस ट्रायल से, ठीक है। उसका जो ऐसे होता है ना, रेफरेंस ऐसे होता है, उसको हम अ, उससे कोरिलेट करते हैं, ठीक है। तो नेशनल ग्लाइकोहीमोग्लोबिन स्टैंडर्डाइजेशन प्रोग्राम का जो मेथड होता है, उसका पर्पस ये होता है कि आपकी जो HbA1c की जो वैल्यूज़ हैं उसको स्टैंडर्डाइज़ किया जाए विद द डायबिटीज़ कंट्रोल एंड कॉम्प्लिकेशंस ट्रायल, ठीक है। तो उस ताकि कोई भी मेथड होगा जो कि इस चीज़ को स्टैंडर्डाइज़ कर रहा होगा, तो दैट इज़ अप्रूव्ड बाय द नेशनल ग्लाइकोहीमोग्लोबिन स्टैंडर्डाइजेशन प्रोग्राम। सो ये हमारे पास था कि HbA1c। अब HbA1c के बारे में मैं आपको थोड़ा-सा बताऊँ कि आपको पता है कि जो हमारी जो आरबीसीज़ होती हैं वो तकरीबन 120 डेज़, तकरीबन 3 मंथ्स तक जो है वो उनकी लाइफ़ होती है, ठीक है। तो जब आपके पास और जब ग्लूकोज़ हमारी बॉडी में ज़्यादा होता है तो वो हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड करता है, जिसको हम कहते हैं ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन है ये, ठीक है। तो अब इस वजह से जब हम HbA1c चेक करते हैं, तो जो HbA1c वैल्यू दे रहा होता है, वो बता रहा होता है कि आपका जो ब्लड ग्लूकोज़ लेवल है, वो तकरीबन अ, काफ़ी वीक से तकरीबन 3 मंथ से जो है वो आपका हाई है, ठीक है? तो ये आपका स्टेटस बताता है कि आपको आपकी मॉनिटरिंग भी बताता है, ब्लड की मॉनिटरिंग भी हम कर सकते हैं इसमें HbA1c से, ठीक है? तो और HbA1c जो है वो आपको तकरीबन रेगुलरली करवाना पड़ता है। ऐसी बात नहीं है कि आप एक दफ़ा करवाओगे तो आपको पता चल जाएगा। उसको मॉनिटर करने के लिए अपनी डिज़ीज़ को, डायबिटीज़ को, तो आपको रेगुलरली तकरीबन करवाना पड़ता है। यहाँ पर मैं आपको एक बात बताऊँ कि HbA1c जो है इट शुड नॉट बी यूज्ड फॉर डायग्नोस्टिक पर्पसेस, क्योंकि डायग्नोसिस हम इसे नहीं बना सकते, ठीक है। उसके लिए अलहदा से भी हमारे पास चीज़ें होती हैं।
ओजीडीटी की बात करें तो ओजीडीटी का मतलब ये है ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट। और टेस्ट हम कैसे परफॉर्म करते हैं? बाय यूजिंग अ ग्लूकोज लॉट कंटेनिंग द इक्विवेलेंट ऑफ 75 ग्राम एनहाइड्रस ग्लूकोज डिजॉल्व्ड इन वाटर। यानी हमने ऐसी ग्लूकोज लेनी है जो कि एनहाइड्रस हो, ठीक है, और उसको हम 75 ग्राम लेते हैं और उसको वाटर में डिज़ोल्व कर लेते हैं। फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, उसको हम पी लेते हैं, ठीक है। और फिर उसके बाद हम चेक करते हैं, अप्रॉक्सीमेटली 2 आवर्स बाद चेक करते हैं। तो 1 आवर बाद, हाफ एन आवर बाद, फिर उसके बाद 2 आवर बाद अपना ब्लड ग्लूकोज़ जो है क्या कहते हैं, प्लाज़्मा ग्लूकोज़ चेक करते हैं। फिर इस तरीके से इसका मतलब इससे क्या होता है, इससे इससे हमें पता चलता है कि आया कि 2 आवर्स बाद आपकी जो प्लाज़्मा ग्लूकोज़ चूँकि आपने पिया होता है, ठीक है? ग्लूकोज़ जो है वो उसकी हाई इंटेक्ट की होती है, और जब आप फ़ौरन चेक करोगे तो आपका जो ग्लूकोज़ है वो हाई मिलेगा आपको, ठीक है? यानी तकरीबन आप अगर 1 घंटा आधा घंटा बाद चेक करते हो, तो उसके बाद आपका ग्लूकोज़ बढ़ा होता है ब्लड में। फिर आहिस्ता-आहिस्ता ना वो ब्लड ग्लूकोज़ कम होता रहता है। 1 आवर बाद, 1 आवर बाद और कम हो जाएगा, फिर उसके बाद 1.5 आवर्स बाद और कम हो जाएगा, फिर 2 आवर्स बाद लेवल पर आ जाता है। तकरीबन 2 आवर्स ऐसे हैं जो कि ग्लूकोज़ को टॉलरेट, यानी जो बॉडी में ग्लूकोज़ सेल्स के अंदर चला जाता है और प्लाज़्मा ग्लूकोज़ नॉर्मल हो जाता है, ठीक है? तो ये बात आ जाती है आपके पास, ये चेक करते हैं ग्लूकोज़ टॉलरेंस टेस्ट को, ओरल ग्लूकोज़ टॉलरेंस टेस्ट इसको कहते हैं। फिर अगर ये बढ़ा होगा तो अगर आफ्टर 2 आवर्स भी आपके पास ब्लड प्लाज़्मा नॉर्मल नहीं क्या कहते हैं, ग्लूकोज़ प्लाज़्मा ग्लूकोज़ नॉर्मल लेवल पर नहीं आ रहा, इसका मतलब ये है कि आपका ग्लूकोज़ जो है वो प्लाज़्मा में बढ़ा हुआ है, ठीक है? हाइपरग्लाइसेमिक स्टेट में हो आप। तो OGTT is not recommended for routine clinical use. ठीक है? In the absence of unequivocal hyperglycemia and acute metabolic decomposition, these criteria should be confirmed by repeat testing on a different day. ये सारे जितने भी क्राइटेरिया हैं, हमें उसको रिपीट टेस्टिंग से कंफर्म करने चाहिए, ठीक है? नेक्स्ट आ जाता है ग्लूकोज टॉलरेंस की बात की ना मैंने, तो ग्लूकोज टॉलरेंस को आप किस तरह से, एक तो ओजीटीटी से तो पता चल जाता है ना, लेकिन ये कि आप बाकी चीज़ों से भी ग्लूकोज टॉलरेंस को असेस करते हो, जो कि डायग्नोसिस ऑफ डायबिटीज़ मेलाइटिस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है चीज़ें तीनों। एक होती है फास्टिंग प्लाज्मा ग्लूकोज, जिसके बारे में मैंने इस वजह से पहले आपको उसकी टर्म्स के बारे में बताया ताकि आपको आगे मुश्किल ना हो जब भी मैं एफपीजी का लफ्ज़ बोलूँ। रिस्पॉन्स टू ओरल ग्लूकोज चैलेंज एंड हीमोग्लोबिन A1C, ठीक है। उसके बाद हम बात ये करते हैं कि ग्लूकोज टॉलरेंस 3 किस्म की होती है। एक नॉर्मल ग्लूकोज टॉलरेंस होती है, और एक होती है इम्पेयर्ड ग्लूकोज टॉलरेंस, और एक होती है जिसमें आपकी कहते हो कि डायग्नोज होगी है डायबिटीज़, ठीक है। सबसे पहले हम नॉर्मल की बात कर लेते हैं। नॉर्मल में एफपीजी तकरीबन 5.6 मिलीमोल्स पर लीटर से कम होता है, ठीक है, और प्लाज्मा ग्लूकोज 7.9 मिलीमोल्स पर लीटर से कम होगा, और HbA1c 5.7% से कम होगी, ठीक है। तो ये हमारे पास नॉर्मल होता है। इम्पेयर्ड ग्लूकोज होता है कि जब आपका फास्टिंग प्लाज्मा ग्लूकोज 5.6 टू 6.9 मिलीमीटर पर मोल के मिड के अंदर लाई कर रहा है, तो इसका मतलब है, और प्लाज्मा ग्लूकोज अगर आपके पास 7.8 टू 11 मिलीमोल्स पर लीटर है और HbA1c 5.7 टू 6.4% है, तो आपको मतलब उसके अंदर लाई कर रहा है, तो इसका मतलब है कि इम्पेयर्ड ग्लूकोज टॉलरेंस है, ठीक है। इसको इम्पेयर्ड फास्टिंग प्लाज्मा अगर आपका इतना है तो उसको हम कहते हैं इम्पेयर्ड फास्टिंग ग्लूकोज, ठीक है। तो IFG, ठीक है, आप ये लिखा हुआ देखोगे IFG। अब आगे आ जाता है डायबिटीज़ मेलाइटिस। कब डायबिटीज़ मेलाइटिस हमारी डायग्नोज हो जाती है? जब आपके पास डायबिटीज़ स्पेसिफिक कॉम्प्लिकेशंस आना शुरू हो जाती हैं और एफपीजी 7.0 मिलीमोल्स पर लीटर जितना या उससे ज़्यादा हो जाए, प्लाज्मा ग्लूकोज मोर देन और इक्वल टू 11.1 मिलीमोल्स पर लीटर हो जाए, और HbA1c मोर देन इक्वल टू 6.5% अगर हो जाए, तो आपकी डायबिटीज़ मेलाइटिस
डायग्नोस हम करते हैं, ठीक है। बेस्ट डायग्नोसिस फॉर दीज आर द बेस्ट डायग्नोसिस फॉर डायबिटीज़ मेलाइटस, और इसमें डायबिटीज़ स्पेसिफिक कॉम्प्लिकेशंस आना शुरू हो जाती हैं। तो अब डायबिटीज़ मेलाइटस हम उसी वक्त उसको डायग्नोस करते हैं कि at the level of glycemia at which diabetes specific complications occur rather than deviation from a population based mean, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम आपको मैं एग्जाम्पल दूं कि द प्रिवेलेंस ऑफ रेटिनोपैथी इन नेटिव अमेरिकन्स Pima Indian population begins to increase at an FPG more than 6.4 millimoles per liter, ठीक है। तो 1.116 मिलीग्राम्स पर डेसीलीटर, अगर तो मतलब इस तरीके से आप देख सकते हो। अब नेक्स्ट है रेस एंड एथनिसिटी में इम्पैक्ट द रिलायबिलिटी ऑफ HbA1c। वो इसका ऐसे पता चलता है कि जैसे आपको अफ्रीकन अमेरिकन हैं, उनकी HbA1c ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू नॉन हिस्पैनिक वाइट्स विद सिमिलर लेवल ऑफ ग्लाइसीमिया, यानी दोनों का ग्लाइसेमिक लेवल सेम है, बट जो अफ्रीकन अमेरिकन हैं उनका HbA1c ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू नॉन हिस्पैनिक वाइट्स, ठीक है। तो इस वजह से रेस और एथनिसिटी जो है वो HbA1c लेवल्स की रिलायबिलिटी को इम्पैक्ट कर सकती है। यानी आप अगर ऐसे देख रहे हो कि मतलब कि आप जैसे अफ्रीकन अमेरिकन्स का अगर उसी लेवल के ऊपर ग्लाइसेमिक लेवल है लेकिन इनका HbA1c हाई है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि लेकिन कि ये उनको डायग्नोसिस हो गया डायबिटीज़। तो ये सारी चीज़ें आपने अंडर कंसिडरेशन रखनी होती है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है आपके पास स्क्रीनिंग। स्क्रीनिंग में आप फास्टिंग प्लाज्मा ग्लूकोज को रखते हो और HbA1c, इससे आप स्क्रीनिंग करते हो, ठीक है। यानी ये दो ऐसी पैरामीटर्स हैं जिनको आप स्क्रीनिंग ऑफ डायबिटीज़ मेलाइटिस के लिए यूज़ कर सकते हो। उसके बाद आ जाते हैं रिस्क फैक्टर्स। रिस्क फैक्टर्स में सबसे पहले तो आपने ये देखना है कि फैमिली हिस्ट्री। अगर आपका कोई फर्स्ट डिग्री रिलेटिव, पेरेंट या सिबलिंग, अगर किसी को डायबिटीज़ मेलाइटिस है तो मोस्ट प्रोबेबली आपको भी हो सकती है, ठीक है। उसके बाद ओवरवेट और ओबीज। दे नेक्स्ट अगर फिजिकल इनएक्टिविटी, सेडेंट्री लाइफस्टाइल है तो उसकी वो भी रिस्क फैक्टर है डायबिटीज़ मेलाइटिस का। नेक्स्ट है रेस और एथनिसिटी। रेस और एथनिसिटी मतलब कई रेसेस में कई जगहों पर, ठीक है, वहाँ पर डायबिटीज़ मेलाइटिस के ज़्यादा चांसेस होते हैं, उनके जीन्स में लाई कर रहा होता है, ठीक है। इसी तरीके से अगर आपको गेस्टेशनल डायबिटीज़ मेलाइटिस की हिस्ट्री है किसी मदर को, ठीक है, तो उसकी उसकी वजह से मैंने पिछले इसको आपको वीडियो में भी बताया था कि गेस्टेशनल डायबिटीज़ मेलाइटिस अगर एक दफ़ा हो जाए तो उसकी वजह से आपको स्क्रीनिंग करते रहना चाहिए, बिकॉज मोस्ट प्रोबेबली कि उस मदर को इन द कमिंग लाइफ उसको डायबिटीज़ मेलाइटिस हो जाए, ठीक है। हाइपरटेंशन, ओके। अगर ब्लड प्रेशर जो है वो आपका 140/90 मिलीमीटर मर्करी जो है वो उतना या उससे ज़्यादा अगर हो जाए तो उसकी वजह से आपको वो हाइपरटेंशन कहलाता है, और दैट इट इज़ ऑल्सो द रिस्क फैक्टर फॉर द डायबिटीज़ मेलाइटिस। इम्पेयर्ड लिपिड प्रोफाइल है अगर आपकी, ठीक है। इम्पेयर्ड लिपिड प्रोफाइल का मतलब ये है कि जो आपका एचडीएल कोलेस्ट्रॉल लेवल है वो लेस देन 35 मिलीग्राम्स पर डेसीलीटर है, और या ट्राइग्लिसराइड लेवल जो है वो 250 मिलीग्राम्स पर डेसीलीटर से अगर बढ़ गया है तो इसको हम इम्पेयर्ड लिपिड प्रोफाइल कहते हैं, और ये it can be the risk factor of the it is the risk factor of the diabetes mellitus. अगर cardiovascular disease की history है तो it is also the risk factor for the diabetes mellitus. इसी तरह अगर आपका previously कोई आपकी identify हुई थी impaired fasting glucose, ठीक है, impaired glucose tolerance अगर आपको identify हुआ था, या अगर आपकी HbA1c जो है वो 5.7 से 6.4% से परसेंट में आ गई थी प्रीवियसली, तो इट इज़ ऑल्सो द रिस्क फैक्टर कि आपको कमिंग लाइफ में डायबिटीज़ ना हो जाए, ठीक है। पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम और अकेंथोसिस नाइग्रिकेंस, दिस इज ऑल्सो द रिस्क फैक्टर फॉर द डायबिटीज़ मेलाइटिस, ठीक है। पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम के अंदर
इंसुलिन रेजिस्टेंस होती है, आपको पता है। और वो क्यों होती है, उसकी वजह डिफरेंट है कि कॉम्प्लेक्स इंटरेक्शन की वजह से बेसिकली ऑफ हार्मोन्स, ठीक है, जो कि ओवरी के होते हैं, एंड्रोजन्स वगैरह, उनकी वजह से पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम होती है। तो दैट लीड्स टू के आपका पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम में फिर इंसुलिन रेजिस्टेंस भी हो जाती है, ठीक है, क्योंकि एंड्रोजन्स हैं वो बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहे होते हैं। इट कैन बी द कॉज एंड्रोजन्स, टेस्टोस्टेरोन वगैरह से बाल, ये मतलब कॉम्प्लेक्स इंट्रैक्शन की वजह से इंसुलिन रेजिस्टेंस भी हो जाती है, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है। अम, ये आपके पास रिस्क फैक्टर्स थे। यहाँ पर आपका जो आज की वीडियो है वो कंप्लीट होती है। So thank you very much. Any question related to this topic, you can ask in the comment section. Thank you very much for your patient listening.